हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आर्कियोप्टेरिक्स। देखो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो क्या होता है। देखो जैसे हमने पढ़ा है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी जो है वो वायरस है, विषाणु है। यानी कि सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुई है, ये हमें कौन बताता है? वायरस। यानी कि वायरस जो है उसके अंदर सजीव के भी गुण हैं और निर्जीव के भी गुण हैं, दोनों के गुण हैं किसके अंदर? वायरस के। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार हमने एक जगत पढ़ा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा जगत। और जो प्रोटिस्टा जगत है इसके अंदर पादप और जंतु दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। यानी कि पादप के लक्षण जो हैं वो भी उपस्थित हैं और जंतु हैं उसके लक्षण भी क्या हैं? उपस्थित हैं। ठीक है। यानी कि प्रोटिस्टा जो जगत है इसमें आता है युग्लिना। प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है? युग्लिना। और युग्लिना आपने पढ़ा है कि जब ये जल की सतह पर होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए होता है भैया स्वयंपोषी, ऑटोट्रोपिक्स होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही युग्लिना समुद्र की गहराई में चला जाता है, पानी की गहराई में चला जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जो समुद्र की तली में जो छोटे छोटे मतलब कि सूक्ष्म जो जीव हैं उनको क्या करता है? खाता है, उनका भक्षण करता है। इसलिए वो कैसा होता है? विषमपोषी होता है। कैसा होता है? विषमपोषी। इसलिए यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है उसमें दोनों के लक्षण विद्यमान है, स्वयंपोषी के भी और विषमपोषी के भी। इसलिए प्रोटिस्टा जगत को पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसका मतलब क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक के मतलब कि पक्षी है, और इस आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसर्प और एविज मतलब कि पक्षी दोनों के लक्षण विद्यमान हैं, यानी कि सरीसर्प के भी और पक्षी के भी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सरीसर्प से पक्षियों का उद्भव हुआ है, सरीसर्प से पक्षियों का निर्माण हुआ है। और इन दोनों के जो लक्षण हैं यानी कि सरीसर्प के और पक्षी के, वो दोनों के दोनों लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसलिए माना जाता है कि पक्षियों का उद्भव रेप्टिलिया वर्ग के जीवों से हुआ है। ठीक है। पक्षी जो होते हैं, पक्षी में जो रेप्टाइल्स की तरह मतलब कि जो पक्षी हैं उसमें रेप्टाइल सरीसर्प की तरह निचले जबड़े चलायमान अस्थि से जुड़े होते हैं। देखो आपने अपना भी देखा होगा, नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता, यानी कि निचला जबड़ा क्या होता है? चलायमान होता है। उसी प्रकार पक्षियों में भी रेप्टाइल्स की तरह निचला जबड़ा चलायमान होता है। और चलायमान क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे एक अस्थि होती है क्वाड्रेट, उससे जुड़ा होता है। एक अस्थि क्वाड्रेट से जुड़ा होता है। ठीक है। और जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी वर्ग का सबसे प्राचीन, पक्षी का यानी कि पक्षी वर्ग का सबसे प्राचीन सबसे पुराना जीवाश्म है आर्कियोप्टेरिक्स। सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जीवाश्म क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी वर्ग का। ठीक है।
और आज से लगभग 140 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग आज से 140 मिलियन वर्ष पूर्व पहले जुरासिक काल में आर्कियोप्टेरिक्स पाए जाते थे। आज से लगभग 140 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल में आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी हैं वो पाए जाते थे। और आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी और रेप्टाइल्स दोनों के लक्षण क्या थे, विद्यमान थे। और आज तक आर्कियोप्टेरिक्स के 8 जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आज तक टोटल 8 जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक जीवाश्म तो पंख का है, बाकी जीवाश्म जो हैं वो शरीर के विभिन्न भागों के हैं। ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स का सबसे पहला जीवाश्म 1860 में जर्मनी के बोवेरिया शहर से प्राप्त हुआ था। जर्मनी के बोवेरिया शहर में सबसे पहला, सबसे प्राचीन जो जीवाश्म जो है वो प्राप्त हुआ था 1860 में आर्कियोप्टेरिक्स का। और टोटल आज तक 8 जीवाश्म जो हैं वो इसके प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो तीसरा जो जीवाश्म है, 8 में से जो तीसरा जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म जो है ये मतलब कि पूरा कंकाल जो है वो मिला था, संपूर्ण कंकाल ये मिला था 1877 में। संपूर्ण कंकाल मिला था जीवाश्म के रूप में, जो तीसरा जो जीवाश्म मिला था ये। ठीक है। और इस तीसरे जीवाश्म को बर्लिन संग्रहालय में रखा गया है। बर्लिन संग्रहालय बर्लिन संग्रहालय में इसे अभी रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स की संरचना दिखने में कैसा था। आर्कियोप्टेरिक्स लगभग कोए के आकार का था, यानी कि जो कौवा होता है उसके आकार का, लगभग 45 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और लगभग 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम उसमें क्या पाया जाता था, वजन। लगभग 45 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 300 ग्राम वजन। इसके अलावा शरीर जो है उसका आर्कियोप्टेरिक्स का पूरा पर जो होते हैं, पर उनसे ढके हुए थे। लेकिन उसमें एक विशेषता थी सरीसृप के समान, क्योंकि इसमें सरीसृप की भी लक्षण है। उसका जो शरीर है वो छिपकली जो है उसकी तरह लंबा था, छिपकली की तरह क्या था, लंबा था। लेकिन सर पर क्या थे, पूरे शरीर पर थे। ये किसकी विशेषता है, पक्षी की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे भैया, एक तो हिलमैन, 2 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट था हिलमैन और एक था डी बीर। 2 साइंटिस्ट थे, हिलमैन और बीर। इन्होंने बताया कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें जो पक्षी जो वर्ग हैं उसके लक्षण मतलब कि ज़्यादा, यानी कि यदि हम बात करें कि आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप के लक्षण ज़्यादा हैं या फिर पक्षी के लक्षण ज़्यादा हैं, तो हिलमैन और डी बीर ने बताया कि आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी जो है उसके लक्षण ज़्यादा, यानी कि पक्षी वर्ग से अधिक निकट मतलब कि संबंध प्रदर्शित करता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसकी संरचना की, क्या क्या मतलब कि उसकी गुण हैं, क्या क्या लक्षण हैं। संरचना देखो, आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसका जो पूरा कंकाल है वो मतलब कि स्पंजी प्रकार का था। कंकाल
स्पंज के प्रकार का। स्पंज का मतलब कि उसके कंकाल में क्या थे, छिद्र थे। ठीक है। कपाल जो है इसका, कपाल वो बहुत ही बड़ा था पक्षियों की तरह। मुख जो है, मुख में क्या थी, चोंच थी, मतलब कि पक्षियों का लक्षण है। लेकिन उसमें क्या पाए जाते थे, दंत भी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, दंत। नेत्र क्या होते हैं, पक्षियों की तरह बड़े, नेत्र बड़े। कशेरुक जो दंड है, वर्टिब्रल कोलम जो है, वर्टिब्रल कोलम, उसके कशेरुक दंड में लगभग 10 गिरुआ कशेरुक, 12 वक्सीय कशेरुक, 6 सेक्रल और 20 पुच्छ कशेरुक थी। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में होती कशेरुक, गिरुआ में, वक्स में, सैक्रल, लंबार और ये जो कटी वाली होती हैं, ऐसे टोटल 33 वर्टिब्री होती है। इसी प्रकार से पक्षी जो है उस जो मतलब कि सॉरी आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसके कंकाल में यानी उसकी रीढ़ की हड्डी में कशेरुक दंड में 10 गिरुआ में कशेरुक थी, 12 वक्स में, 6 सेक्रल में और 20 पुच्छ वाले भाग में। और इसके अलावा जो पुच्छ है, इसकी पुच्छ वो सरीसृप की तरह स्वतंत्र थी, सरीसृप की तरह स्वतंत्र थी। ठीक है। उसके बाद अग्रपाद जो हैं वो किस में रूपांतरित थे, पंख में। और अग्रपाद जो हैं वो पश्चपाद की तरह कैसे होते थे, लंबे। ठीक है। पक्षी जो हैं पक्षियों की तरह आर्कियोप्टेरिक्स में यानी कि चिड़िया जो है आपने देखा है उसकी तरह उनके शरीर पर पर पाए जाते थे, पर। ठीक है। और इसी तरह जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो एक बोल सकते हैं आदिम प्रकार की चिड़िया थी। आर्कियोप्टेरिक्स एक आदिम यानी कि प्राचीन प्रकार की क्या थी, चिड़िया थी। आदिम प्रकार की क्या थी, चिड़िया थी, जो रेप्टाइल्स और एविज के मध्य की क्या थी, योजक कड़ी। रेप्टाइल्स और एविज के मध्य की योजक कड़ी। ठीक है। अब जो पूरी जो हमने संरचना अभी पढ़ी है इसमें रेप्टाइल्स के लक्षण कौन कौन से हैं, यानी कि सरीसृप के लक्षण। देखो, शरीर जो है उस पर सल्क पाए जाते हैं, शरीर पर सल्क, यानी कि ये किसका लक्षण है, रेप्टाइल्स का। आर्कियोप्टेरिक्स के शरीर पर सल्क पाए जाते थे। मुख जो है, मुख में दंत पाए जाते थे, मुख में दंत। पुच्छ जो है वो लंबी थी, पुच्छ कैसी थी, लंबी थी। कशेरुकाएं जो हैं वो उभयग्रंथि प्रकार की थी, यानी कि उभयग्रंथि का मतलब कि धसी हुई भी और उभरी हुई भी। अग्रपाद जो हैं उस अग्रपाद में 3 अंगुलियां और नखर पाए जाते थे, 3 अंगुलियां और इसके साथ में क्या पाए जाते थे, नखर पाए जाते थे। इसके बाद यदि हम बात करें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, जो अंगुलियां जो हैं उसमें जो हड्डियां होती हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कैसी थी, स्वतंत्र थी। ये लक्षण हो गए किसके, रेप्टाइल्स के। यदि मैं बात करूं आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी जो हैं एविज, पक्षी के लक्षण, पक्षी के कौन कौन से करैक्टर हैं। तो शरीर जो है उस शरीर पर पंख पाए जाते थे, नंबर 1।
अग्रपाद जो है, अग्रपाद वो किस में रूपांतरित हो गए? पंख में रूपांतरित हो गए। कपाल जो है पक्षियों की तरह बड़ा था, कपाल साइज में बड़ा। मुख जो है, मुख किस में कन्वर्ट हो गया था? चोंच में कन्वर्ट हो गया था। और इसके अलावा पंख जो हैं वो पक्षियों की तरह रेमी जेज प्रकार के होते थे, रेमी जेज प्रकार के। ठीक है, इसके बाद भी हम बात करें, पश्चपाद में जो टीबिया और फिबुला होती है वो स्वतंत्र होती हैं। पश्चपाद में टीबिया और फिबुला वो कैसी होती थी? स्वतंत्र। तो इस तरीके से जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें सरीसृप और एविज दोनों के लक्षण विद्यमान थे, दोनों के लक्षण उपस्थित थे। इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो ये चैप्टर था अपना आर्कियोप्टेरिक्स, और इसी के साथ अपना जो ये सेक्शन है नंबर 3 ये पूरा होता है।